निंगफुंग हमेशा से एक लूजर था। तीसरी बार एग्जाम दिया और फिर भी सबसे कमजोर 1 स्टार रेटिंग मिली। सब उस पर खुलकर हंसे। लेकिन तभी उसके पास एक सिस्टम मैसेज आया जो किसी भी नॉर्मल स्किल को एक बेहद ताकतवर फॉरबिडन स्किल में बदल सकता था। यह स्किल चलती थी डार्क पावर से। जब उसने पहली बार यह स्किल यूज की तो माहौल ही बदल गया। सबको लगा कोई डीमन लॉर्ड आ गया है। उसके टीचर और कैप्टन तक टेंशन में आ गए। यह स्टोरी बेहद मजेदार, यूनिक और धमाकेदार है। स्टोरी शुरू होने से पहले हाइप करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। अवेकनिंग स्कूल नंबर 7 का माहौल गर्मा उठता है क्योंकि क्लास की अवेकनिंग सेरेमोनी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है और हर कोई बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करता है। एक एक करके स्टूडेंट्स टेस्टिंग स्टोन पर आते हैं ताकि अपनी छिपी हुई पोटेंशियल नाप सकें। जो भी टेस्ट पास करता है उसे बिगिनर गियर मिलता है और वो सीधे लाइव कॉम्बैट एग्जाम में चला जाता है। घबराई हुई भीड़ के बीच निंगफंग शांत खड़ा रहता है क्योंकि वो लगातार 3 साल से अवेकन नहीं हो पाया है। जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है पूरा इलाका खुले मजाक और हंसी से गूंज उठता है। देवी का पीछा करने वाला कहकर बदनाम और 18 साल की उम्र में भी अनअवेकेंड निंगफिंग सबको नजरअंदाज करते हुए टेस्ट देने चला जाता है। आज की एग्जामिनर चाई वेई हैं, एक जवान टीचर जो सख्त भी हैं और दयालु भी। वो उसे टेस्ट शुरू होने से पहले खुद को संभालने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देती हैं। सब कुछ तैयार होने के बाद निंगफिंग अपना हाथ क्रिस्टल स्टोन पर रखता है। वो अपने दिमाग पर हावी सारे दबाव को परे धकेल देता है। उसी पल एक झटके जैसा शॉक और चक्कर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। पहले के उलट इस बार स्टोन आखिरकार रिएक्ट करता है। हरी रोशनी की एक चमक कंफर्म करती है कि वो मैजिक क्लास से है। प्रोसेस खत्म होते ही निंगफिंग के दिमाग में एक बिगिनर स्पेल अपने आप अनलॉक हो जाता है। अगला कदम उसकी स्टार रेटिंग चेक करना है और ची वेई सांस रोककर रिजल्ट देखती है। लेकिन उसकी फाइनल रेटिंग सिर्फ 1 स्टार निकलती है, जो वांग युए जैसे जीनियसेस से कहीं कम है। ची वेई अपनी निराशा नहीं छुपा पाती और अपने स्टूडेंट के भविष्य को लेकर चुपचाप एक आह भरती है। भीड़ तुरंत हंसी में फूट पड़ती है, ये मानते हुए कि अब निंगफिंग के पास हालात बदलने का कोई मौका नहीं बचा। ची वेई स्टूडेंट के रूखे रवैये पर भौहें सिकोड़ती हैं और उसके पास ये पूछने जाती हैं कि उसने कौन सा स्किल अवेकन किया है। लेकिन निंगफंग की आंखों में सूनापन देखकर वो पूछने का इरादा छोड़ देती है। लगता है शौक ने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया है। वो धीरे से उसे बिगिनर इक्विपमेंट थमाती हैं और अगले राउंड की तैयारी के लिए हौसला देती हैं। निंगफिंग बिना सोचे समझे गियर ले लेता है क्योंकि जिस चीज ने उसे स्तब्ध किया है वो अवेकनिंग का रिजल्ट नहीं है। अवेकन होने के तुरंत बाद उसके दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज उभरती है और बताती है कि सिस्टम एक्टिवेशन की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एक वर्चुअल इंटरफेस सामने आता है जिसमें डार्क ऑरिजिन पावर और एक खास रिवॉर्ड के बारे में सूचना होती है। ये उसे हर हफ्ते बिना किसी कीमत के एक नया फॉरबिडन स्पेल डालने की यूनिक एबिलिटी भी देता है। निंगफिंग पूरी तरह अभिभूत हो जाता है क्योंकि डार्कनेस और फॉरबिडन स्पेल्स दोनों ही बेहद खतरनाक पावर्स हैं। दोनों का एक साथ मिलना उसे किसी प्राचीन लेजेंड जितना अविश्वसनीय लगता है। लेकिन सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ और घोषणा करता है कि उसका स्टार्टर स्किल अपग्रेड किया जा रहा है। कुछ ही पलों में वो एक विनाशकारी डार्क फॉरबिडन टेक्निक में बदल जाता है। निंगफिंग का दिमाग घूम रहा होता है, लेकिन लाइव कॉम्बैट एग्जाम शुरू होने वाला है, इसलिए वो इसे आजमाने का फैसला करता है। कॉम्बैट एग्जाम सबको लगभग 50 के ग्रुप में बांटता है और उन्हें मॉन्स्टर्स का शिकार करने और अपने स्किल्स सुधारने के लिए एक सीक्रेट रियल्म में भेज देता है। नियम सख्त हैं, कोई बाहरी मदद या धोखाधड़ी की इजाजत नहीं और ड्रोन हर चीज पर नजर रखते हैं। चाई वेई सबको आखिरी बार अपने स्किल्स चेक करने की याद दिलाती है, जबकि निंगफिंग अपना स्टेटस पैनल खोलता है। उसका मौजूदा स्किल एक डार्क फॉरबिडन स्पेल है जो शैडो एनर्जी को एक शील्ड में बदल देता है, जो पास आने वाली किसी भी चीज को कुचल देता है। फिर भी निंगफिंग को डर है कि डार्क मैजिक इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर उसे गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। उसे अब भी नहीं पता कि ये अजीब सिस्टम आया कहां से, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। उसी पल ची वेई इशारा देती है और हर कैंडिडेट तुरंत तैयार सीक्रेट रियल्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। भीड़ के साथ बहते हुए निंगफिंग इस नई जगह में कदम रखता है और आसपास का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। स्टूडेंट्स पॉइंट्स के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करने को हर दिशा में तुरंत बिखर जाते हैं। उनका सामना सबसे पहले फॉरेस्ट गॉब्लिन्स के एक झुंड से होता है। निंगफिंग तुरंत ऊपर देखता है और उसे सिर पर मंडराते अनगिनत सर्वेलेंस ड्रोन्स नजर आते हैं। यही वजह है कि वो अपने फॉरबिडन स्पेल को आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाता, हालांकि वो उसका इकलौता असली हथियार है। कोई चारा न बचने पर निंगफिंग एक कोने में छिपकर हालात देखता है, जबकि हर पल कंट्रोल रूम तक लाइव दिखाया जा रहा होता है।
उसका छिपे रहने का फैसला एक सीनियर एग्जामिनर को तुरंत गुस्सा दिला देता है, जो इसे नाकाबिले बर्दाश्त कायरता बताते हैं। ची वे जल्दी से समझाती हैं कि निंग फिंग का शरीर कमजोर है और उसकी फाइटिंग स्टाइल डिफेंसिव है, इसीलिए सीधा हमला करना बहुत जोखिम भरा होगा। लेकिन सुपरवाइजर कैप्टन जो बेहद कड़क हैं और तुरंत निंग फिंग को एग्जाम से हटाने की मांग करते हैं, ये कहते हुए कि एक 1 स्टार अवेकनर के लिए यहां कोई जगह नहीं है। जब ची वे अब भी बहस कर रही होती हैं, तभी एक घबराया हुआ स्टाफ मेंबर रिपोर्ट करता है कि एक सर्वेलेंस ड्रोन तबाह हो चुका है और इलाके भर के सिग्नल्स फेल होने लगे हैं। एनर्जी डिटेक्शन सिस्टम भी सीक्रेट रियल्म के अंदर तेजी से बढ़ती एक असामान्य पावर का पता चलने पर अलार्म बजाने लगता है, जिससे इमरजेंसी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। कैप्टन जो तुरंत मैक्सिमम सिक्योरिटी का आदेश देते हैं और कंट्रोल रूम में तनाव छा जाता है। रियल्म के अंदर कैंडिडेट्स अफरा तफरी में पड़ जाते हैं क्योंकि अचानक एक भारी भरकम म्यूटेटेड क्रीचर सामने आता है। वो दिखने में गॉब्लिन जैसा है, लेकिन उसका शरीर विशालकाय और किसी अनुभवी योद्धा जितना खूंखार है। ये मॉन्स्टर आसपास के गॉब्लिन्स को एक कोऑर्डिनेटेड काउंटर अटैक के लिए इकट्ठा कर लेता है। वो एक हुक्म जैसी दहाड़ लगाता है जो हर इंट्रूडर को मौत के लिए निशान बना देती है। पहले कमजोर लगने वाले गॉब्लिन्स अपने लीडर के अंदर एक बेहद खतरनाक ताकत बन जाते हैं। एक ड्रोन वहां से गुजरता है, लेकिन म्यूटेंट छलांग लगाकर उसे आसमान से गिरा देता है। ड्रोन फट जाता है और मलबा जमीन पर बिखर जाता है। मलबे का एक टुकड़ा ठीक वहीं गिरता है जहां निंग फिंग छिपा हुआ है। हल्की सी आवाज तुरंत गॉब्लिन्स का ध्यान खींच लेती है। उनमें से एक गॉब्लिन चीफ है और वो फौरन निंग फिंग की छिपने की जगह ताड़ लेता है। निंग फिंग को अब भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन मॉन्स्टर्स को असामान्य कोऑर्डिनेशन में काम करते देखकर और ये नोटिस करते हुए कि हर सर्वेलेंस ड्रोन गायब हो चुका है, उसे एहसास होता है कि उसका मौका आ गया है। किसी के बिना देखने पर यह उसके फॉरबिडन स्पेल को आजमाने का सबसे सही पल है। निंगफुंग आसमान की तरफ हाथ उठाता है और अपनी डार्क फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट करता है। एलीट गॉब्लिन तुरंत खतरा भांप लेता है और उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। पल भर में जमीन से अनगिनत सड़ी गली हड्डियां उठ खड़ी होती हैं, जिनके साथ मौत जैसा भारी ऑरा फैला होता है। बाहर कंट्रोल रूम में हड़कंप मच जाता है क्योंकि हर सर्वेलेंस फीड गायब हो जाती है और डार्क एनर्जी का उछाल इतना तेज है कि उन्हें शक होता है कोई किंग क्लास मॉन्स्टर आ गया है, जिससे तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ता है। ची वेई डर जाती है क्योंकि एक किंग क्लास क्रीचर पूरे शहर को तबाह कर सकता है और वो समझ ही नहीं पाती कि एग्जाम के दौरान ऐसा कैसे हो सकता है। रियल्म के अंदर गॉब्लिन चीफ और उसके फॉलोअर्स ये डरावना नजारा देखकर पूरी तरह हिम्मत हार जाते हैं। उन्होंने पहले सोचा था कि निंग फोंग एक आसान शिकार होगा, लेकिन इसके उलट वो इतनी जबरदस्त ताकत छोड़ता है जो यकीन से परे है। निंग फोंग पहली बार फॉरबिडन स्पेल को कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख रहा है और तकलीफ के बावजूद इसकी पावर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस की बाढ़ लगा देता है, यहां तक कि उसका ध्यान लगभग भटकाने लगता है। हर गिरता गॉब्लिन और ज्यादा एक्सपीरियंस देता है और इस रफ्तार से पूरा झुंड मिटता जा रहा है। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ गॉब्लिन चीफ शॉक में जमकर खड़ा रह जाता है। ये समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। निंग फिंग का ऑरा उसे इतना डरा देता है कि वो सोचने लगता है कि ये सच में इंसान भी है या नहीं, लेकिन इतना सोचने से नतीजा नहीं बदलता। लड़ाई पहले ही तय हो चुकी है क्योंकि गॉब्लिन चीफ और उसके सारे फॉलोअर्स पूरी तरह खत्म कर दिए जाते हैं। सफाई के बाद निंग फिंग को एक्सपीरियंस की भारी मात्रा मिलती है, जो लगभग 6000 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है। वो अपना स्टेटस पैनल खोलता है और पाता है कि वो सीधे लेवल 10 पर पहुंच गया है। पिछले सालों में टॉप स्टूडेंट भी इस एग्जाम के दौरान सिर्फ 1 या 2 लेवल ही चढ़ पाता था। उसका ज्यादातर एक्सपीरियंस गॉब्लिन हॉर्ड से आया है, लेकिन निंग फिंग खुद भी नहीं समझ पाता कि एग्जाम के इलाके में ऐसे मॉन्स्टर्स आए कैसे। आखिरकार वो अपना ध्यान गॉब्लिन चीफ के गिराए लूट पर देता है और हर आइटम रेयर है। सबसे कीमती एक खास सील है जो इस्तेमाल करने वाले की स्पीड को हमेशा के लिए 10 पॉइंट्स बढ़ा देती है। एक चमकता हुआ हथियार भी है जो साफ तौर पर एक रेयर आइटम है। एक बार इक्विप करने पर यह स्ट्रेंथ, स्पीड और क्रिटिकल डैमेज को काफी बढ़ा देता है। बदकिस्मती से इसके लिए लेवल 20 चाहिए, इसलिए निंग फिंग सब कुछ बाद में इस्तेमाल करने या बेचने के लिए संभाल कर रख लेता है। अब जाकर उसे सच में एहसास होता है कि यह सिस्टम कितना कमाल का है, जिसकी ग्रोथ रेट नामुमकिन जैसी लगती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जो हर कैंडिडेट को सीक्रेट रेल्म तुरंत खाली करने का आदेश देती है। निंग फिंग चारों तरफ नजर दौड़ाता है। वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि पूरा बैटलफील्ड तबाह हो चुका है, पेड़ और जमीन पूरी तरह बर्बाद। फॉरबिडन स्पेल के छोड़े गए बड़े बड़े गड्ढों से अब भी काला धुआं निकल रहा है, जो इसकी विनाशकारी ताकत को साबित करता है।
हालात खतरनाक होते देख निंग फंग फौरन तय करता है कि मुसीबत में फंसने से पहले वहां से निकल जाए। वो जल्दी से खाली हो रहे डेंजर जोन की भीड़ में घुल मिल जाता है। बाहर कैप्टन जो बेहद दबाव में है, पसीने से तरबतर। एक किंग क्लास मॉन्स्टर का सामना करना बेहद गंभीर हालात है और मदद कहीं नजर नहीं आ रही। अफरा तफरी के बीच अचानक उन्हें एहसास होता है कि वो खतरनाक एनर्जी पूरी तरह गायब हो चुकी है। इससे उन्हें डर और बढ़ जाता है कि कहीं वो खतरनाक क्रीचर बच निकला तो नहीं। बिना देर किए वो तुरंत अपने सुपीरियर्स को इमरजेंसी रिपोर्ट भेज देते हैं। पूरा लॉकडाउन लगा दिया जाता है, सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए एक ही रास्ता खुला छोड़ा जाता है। सीक्रेट रियल्म से निकलने के बाद निंग फेंग को असामान्य तनाव भरा माहौल महसूस होता है, क्योंकि हर तरफ घबराहट फैली है। ची वेई उसे देखते ही दौड़ी चली आती है, उसकी हालत देखने के लिए। वो बार बार पूछती हैं कि क्या निंग फेंग को चोट तो नहीं लगी, जबकि वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है। हालांकि सारी घटना की असली वजह वही है। उसे सुरक्षित पाकर ची वेई जल्दी से कैंडिडेट्स को वहां से दूर ले जाती हैं और घोषणा करती हैं कि एग्जाम रोक दिया गया है। जो भी इसमें शामिल नहीं है उसे तुरंत जाने का आदेश दिया जाता है, जबकि निंग फेंग वंग युए के साथ लौटता है। तनाव भरे माहौल से कंफ्यूज होकर, भले ही वो असामान्य एनर्जी उसी से आई थी, फिर भी निंग फेंग भोलेपन से यही मानता रहता है कि इस सब की वजह वो म्यूटेटेड गॉब्लिन ही था। वांग युए गलती से मान लेती है कि एग्जाम के बीच में रुकने का निंग फंग पर गहरा भावनात्मक असर पड़ा है। वो निंग फंग को अपनी टीम ज्वाइन करने का न्योता देती है, क्योंकि उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज अकेले लड़ने के लिए सही नहीं है। लेकिन निंग फंग साफ इनकार कर देता है, हालांकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उस लड़की को मना करने का अफसोस भी होता है जिसे वो पसंद करता है। निंग फंग जानता है कि उसकी हर पावर एक डार्क फॉरबिडन स्पेल है और इसे उजागर करना खुद अपने मौत के वारंट पर साइन करने जैसा ही होगा। अगर वंग युए को उसका राज पता चल गया तो वो शायद बिना सोचे समझे उसे खत्म कर देगी। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। कल सुबह 8 बजे वेस्टगेट, मैं इंतजार करूंगी। निंग फंग जड़ हो जाता है, हैरान कि वंग युए ने उसे मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ये अब न्योते जैसा नहीं बल्कि सीधा हुक्म जैसा लगता है। ये कहने के बाद वो अपने बाल ठीक करती है और बिना पीछे मुड़े चली जाती है। निंग फेंग बेबस खड़ा रह जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह उसकी राय को नजरअंदाज कर देती है। उसका दिमाग तमाम भागने के तरीकों में उलझ जाता है, लेकिन कोई भी मुमकिन नहीं लगता। वो जानता है कि एक बार वांग युए ने किसी पर नजर गड़ा दी तो बचना नामुमकिन है। अच्छी तरह सोचने के बाद निंग फंग तय करता है कि उसे अपनी असली पावर छुपाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो यूएन सिटी ट्रेडिंग मार्केट की तरफ चल पड़ता है, जो बिल्ट इन स्किल्स वाले इक्विपमेंट बेचने के लिए मशहूर जगह है। उसका प्लान है कुछ आइटम्स खरीदकर अपनी स्ट्रेंथ को नकली दिखाना, ताकि वांग युए का शक न बढ़े। साथ ही वो सीक्रेट रियल्म से मिले लूट को बेचने का भी सोचता है। एक खूबसूरत सेल्स वुमन उसका स्वागत करती है, लेकिन निंग फेंग को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ऐसा इक्विपमेंट मांगता है जो उसके स्पेल के साथ कंपैटिबल कोई स्किल एक्टिवेट कर सके, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। सेल्स वुमन तुरंत समझ जाती है कि वो नया ग्राहक है और बड़े उत्साह से महंगे इक्विपमेंट और स्टोर की प्रमोशंस बताने लगती है। उसकी लगातार बिक्री की कोशिशों के बावजूद निंग फेंग अपने असली मकसद पर टिका रहता है और सिर्फ इतना चाहता है जो बाकियों को धोखा देने के लिए काफी कन्विंसिंग लगे। जब उसे एहसास होता है कि उसका महंगा गियर खरीदने का कोई इरादा नहीं, उसका रवैया फौरन ठंडा पड़ जाता है। वो उसे एक नए एम्प्लॉई के हवाले कर देती है ताकि अपना और वक्त बर्बाद ना करे। वो जवान एम्प्लॉई कहीं ज्यादा दोस्ताना है और निंग फेंग की मदद करता रहता है। साथ में वो डिस्प्ले एरिया में घूमते हैं और कई सही इक्विपमेंट आजमा कर देखते हैं। आखिर में निंग फेंग एक ऐसी रिंग चुनता है जिसमें स्किल स्टेबलाइजेशन का असर है। इसके बाद बारी आती है उसके लूट की जांच और बिक्री की। एम्प्लॉई उसे अप्रेजल सेक्शन ले जाता है ताकि प्रोसेस शुरू हो सके। अप्रेजर एक अधेड़ उम्र का आदमी है जिसे मास्टर वांग के नाम से जाना जाता है। निंग फंग हथियार टेबल पर रखता है और मास्टर वांग फौरन बारीकी से उसका निरीक्षण शुरू करते हैं। वो कंफर्म करते हैं कि ये एक रेयर ऑरेंज ग्रेड हथियार है जो स्पीड बढ़ाता है और जेएम सॉकेट्स के जरिए कस्टमाइजेशन का मौका देता है, जो बिगिनर्स के लिए एकदम सही है। वो इसे कीमती आइटम बताते हुए तारीफ करते हैं और निंग फेंग से पूछते हैं कि उसके दिमाग में कौन सी कीमत है। मास्टर वांग फौरन एक संभावित खरीदार से संपर्क करते हैं, जबकि शाओयांग निंग फेंग की मदद करता रहता है। सबसे पहला व्यक्ति जिससे वो संपर्क करते हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो अपने किसी परिवार वाले के लिए अच्छे इक्विपमेंट की तलाश में हैं। हथियार जल्दी ही बिक जाता है क्योंकि ये खरीदार की जरूरत से पूरी तरह मेल खाता है। सौदा आखिरकार 50,000 स्टार कॉइन्स में तय हो जाता है। ब्रोकरेज फी काटकर निंग फेंग को 46,000 स्टार कॉइन्स मिलते हैं। ये रकम निंग फेंग और शाओयांग दोनों को पूरी तरह हैरान कर देती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक बिक्री से उसे इतनी बड़ी दौलत मिल जाएगी। लाउंज में वापस वो सेल्स वुमन जिसने उसे नीची नजर से देखा था,
अब भी अपने कोवर्कर्स से बातें करते हुए इस बात पर घमंड कर रही है कि वो अमीर और गरीब ग्राहकों के साथ अलग तरीके से पेश आती है, बिल्कुल बेखबर कि वो अभी अभी एक बड़ा क्लाइंट खो चुकी है। वो लगातार निंग फिंग का मजाक उड़ाती रहती है, ये कहते हुए कि उस जैसे गरीब आदमी को देखना भी फिजूल है। तभी निंग फिंग और मास्टर वांग कंसाइनमेंट एरिया से बाहर निकलते हैं, जिससे सबका ध्यान उनकी तरफ खिंच जाता है। खबर पूरे स्टोर में पल भर में फैल जाती है। सबको पता चल जाता है कि निंग फिंग ने अभी अभी एक आइटम 50,000 स्टार कॉइन्स में बेचा है और अब भी शॉपिंग करने का इरादा रखता है। स्टाफ के लिए सिर्फ कमीशन ही उनका रवैया पूरी तरह बदलने के लिए काफी है। वो औरत हक्की बक्की रह जाती है, जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी हो। तुरंत पछतावा होने लगता है। अगर उसने पहले उससे अच्छे से पेश आती तो वो बड़ा कमीशन उसी का होता। निंग फिंग के जाने से पहले शाओ यांग विनम्रता से उसे रोकती है। वो अपना परिचय देती है और उम्मीद जताती है कि भविष्य में किसी भी डील के लिए वो सीधे उससे संपर्क करे। अगले दिन निंग फिंग पहले से काफी बेहतर मूड में घर से निकलता है। उसने पिछली रात अपने इक्विपमेंट को ध्यान से जांचने में बिताई और यकीन कर लिया कि ऐसी कोई चीज नहीं बची जो उसे सिस्टम या किसी और के सामने उजागर कर सके। इससे उसे कुछ सुकून मिलता है, ये जानकर कि अब वांग युए के शक करने की गुंजाइश कम है। ठीक समय पर निंग फिंग मीटिंग की जगह पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे वांग युए लोगों के एक ग्रुप से घिरी नजर आती है। टीम में मेजर्स, शील्ड वॉरियर्स और कई सपोर्ट क्लासेस शामिल हैं। वो सब वांग युए के ही गिल्ड से जुड़े हैं। निंग फिंग विनम्रता से उनका अभिवादन करता है, लेकिन कई मेंबर्स साफ तौर पर उसका स्वागत नहीं करते। उनमें से 2 खास तौर पर उसे इस तरह घूरते हैं जैसे पहले से कोई निजी रंजिश हो। उनकी आंखों में दुश्मनी साफ झलकती है, हालांकि वो अभी अभी मिले हैं। एक मेज खास तौर पर वांग युए के करीब होने का दिखावा करता है, लगातार उससे बातें करता रहता है और ये जिक्र करता है कि वो जल्द ही अपना 2nd क्लास एडवांसमेंट पाने वाली है। ये सुनकर निंग फिंग फौरन ध्यान देने लगता है। अपनी उम्र में 2nd क्लास एडवांसमेंट पाना वांग युए को एक असली यंग जीनियस बनाता है। फिर वो मेज एक नारंगी रंग की पोशन निकालता है और शान से दावा करता है कि ये एक रेयर एट्रीब्यूट बढ़ाने वाला आइटम है। आसपास मौजूद सब उसकी कीमत और दुर्लभता देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि निंग फिंग के पास खुद एक परमानेंट स्पीड आइटम है, फिर भी बाकी सबको वो पोशन काफी प्रभावशाली लगती है। वो मेज शेखी बघारता रहता है कि इसे पाने के लिए उसे अनगिनत रिलेशंस और एहसान चुकाने पड़े। उसे साफ उम्मीद है कि ये तोहफा वांग युए का दिल जीत लेगा, लेकिन वो बिल्कुल बेअसर रहती है। वांग युए ठंडे लहजे में तोहफा ठुकरा देती है और ग्रुप के साथ वहां से जाने लगती है। मेज फौरन अपना आपा खो बैठता है, उस पर मौका बर्बाद करने और उसकी बेइज्जती करने का इल्जाम लगाता है। वांग युए ठंडे लहजे में उसे रुकने की चेतावनी देती है, लेकिन इसके बजाय वो निंग फिंग की बेइज्जती करता रहता है, ये दावा करते हुए कि वो बिल्कुल बेकार है। निंग फिंग चिढ़ जाता है, ये सोचकर कि इस आदमी को उसे जज करने का हक किसने दिया। बाकी लोग उस मेज को खींचकर पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिद पर अड्डा रहता है और पीछे हटने से इनकार कर देता है। वो निंग फिंग का मजाक उड़ाता रहता है जब तक माहौल इतना तनावपूर्ण नहीं हो जाता कि निंग फिंग का सब्र जवाब देने लगता है। निंग फिंग तय कर लेता है कि अब बहुत हो गया और इस घमंडी उकसावे का जवाब देने की तैयारी करता है। जाओ चुंग पूरी तरह आपे से बाहर हो जाता है और ताना मारता है कि निंग फिंग एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं जो उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। जो चुंग के एक साथी की भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो निंग फिंग को ललकारता है कि सबके मनोरंजन के लिए कोई असली खजाना दिखाए। जो चुंग एक शर्त भी लगा देता है, अगर निंग फिंग के पास उससे बेहतर सामान निकला तो वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा, वरना निंग फिंग को झुककर मानना पड़ेगा कि वो गलत था। निंग फिंग बस इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था। बिना कोई और बात किए वो हमेशा के लिए एट्रीब्यूट बढ़ाने वाली चीज निकालता है और सीधे वांग युए को थमा देता है। वांग युए हैरानी से जड़ हो जाती है। साफ है, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतना नायाब खजाना होगा। जाओ चुंग के आसपास खड़े लोग भी उतने ही हैरान हैं, लेकिन वो अब भी कहता रहता है कि ये सिर्फ एक सस्ती चाल है। वो दलील देता है कि जब तक कोई इसे सच में इस्तेमाल न करे तब तक इस चीज का कोई मतलब नहीं। वांग युए सतर्क रहती है और इसे एक्टिवेट करने में हिचकिचाती है क्योंकि उसे नहीं पता ये कहां से आया। निंग फिंग हल्के फुल्के अंदाज में उसे इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जबकि बाकी सब उत्सुकता से देख रहे होते हैं। आखिरकार वांग युए उस चीज को एक्टिवेट कर देती है और एक चमकीली रोशनी उसे घेर लेती है। उसकी क्षमताएं तुरंत साफ तौर पर बढ़ जाती हैं और असर हर किसी की उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। जाओ चुंग का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसे सीधे थप्पड़ पड़ा हो, फिर भी वो जो हुआ उसे मानने से इनकार करता रहता है।
वो चिल्लाकर कहता है कि निंग फेंग जैसा फिजुल आदमी इतनी बड़ी चीज का मालिक कभी नहीं हो सकता, ये कहते हुए कि यह सरासर किस्मत या धोखाधड़ी होगी। गुस्से में वो अपनी इज्जत बचाने की बेताब कोशिश में ताने मारता रहता है, लेकिन खुद शर्त लगाने के बाद अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। सबकी नजरों के सामने जाओ चुंग को मजबूरन घुटनों पर बैठकर अपना वादा निभाना पड़ता है। वो अपना सिर जमीन पर भी टेकता है, अपनी हर इज्जत गंवाकर। निंगफंग राहत के साथ ये नजारा देखता है, आखिरकार अंदर जमा हुई सारी झुंझलाहट को छोड़ देता है। फिर वो वांग युए के साथ वहां से निकल जाता है, इतनी नाखुशगवार जगह में और रुकने का इरादा नहीं। जैसे जैसे वो चलते हैं, वांग युए गहरी सोच में डूबी रहती है, अभी अभी जो हुआ उस पर चुपचाप फिर से विचार करती हुई। फिर भी वो उनके रिश्ते को स्टैट्स या दुर्लभ चीजों जैसी सादी बातों से नहीं आंकती। दूसरी तरफ निंगफेंग बस यही चाहता है कि वांग युए जल्द ही अपना सेकंड क्लास एडवांसमेंट पाले और अपने रास्ते चली जाए। अगर वो उसके पीछे लगी रही तो अपनी असली ताकत और तेजी से बढ़ती ग्रोथ को छुपाना और मुश्किल होता जाएगा। लेकिन वांग युए उसकी चुप्पी को उनके बीच के फर्क को लेकर असुरक्षा समझ बैठती है। वो उसे 2 और स्किल बुक्स थमाती है, ये कहते हुए कि इनसे उसे पीछे रह जाने से बचने में मदद मिलेगी। दोनों दुर्लभ स्किल्स हैं जिन्हें जरूरतें पूरी होने पर सीखा जा सकता है। ये साफ तौर पर कीमती हैं, हालांकि पहले वाली उस हमेशा के लिए एट्रीब्यूट बढ़ाने वाली चीज जितनी नायाब नहीं। निंगफेंग बिना कुछ समझाए इन्हें ले लेता है, बस बेवजह की मुसीबत से बचते हुए। दोनों मिलकर एक पार्टी बनाते हैं और डिस्टेंट इविल टूम नाम के एक नए सीक्रेट रेल्म में दाखिल होते हैं। प्राचीन पत्थर के स्मारक और भारी उदास माहौल पूरे इलाके में फैला है, जो इसे खतरनाक मॉन्स्टर हंट्स के लिए बिल्कुल सही जगह बनाता है। वांग युए अपने बो के साथ लड़ाई में कूद पड़ती है, साफ और सटीक हमलों से मॉन्स्टर्स को गिराते हुए। निंगफेंग पीछे रहता है, एक साधारण सपोर्ट की भूमिका निभाते हुए, ताकि अपनी असली ताकत उजागर ना हो। मन ही मन वो शिकायत करता है कि यहाँ का अनुभव बहुत कम है, हालांकि वो ये कबूल नहीं कर सकता कि वो पहले ही इस इलाके के हिसाब से बहुत आगे निकल चुका है। वांग युए तो उसे ज्यादा लड़ने भी नहीं देती, ये कहते हुए कि वो पीछे रहकर सुरक्षित तरीके से अनुभव बटोरे। तभी लड़ाई के बीचों बीच वांग युए का फोन बज उठता है। दूसरी तरफ उनके गिल्ड की वो गुलाबी बालों वाली सपोर्ट मेंबर है, जिससे वो पहले मिल चुके हैं। वो बताती है कि मैजिक फेदर डीमन नाम का एक ताकतवर बॉस जल्द ही रिस्पॉन्स देने वाला है, और पूछती है कि क्या वांग युए इस ऑपरेशन में शामिल होगी। जाओ चुंग बातचीत सुन लेता है और फौरन अपना रवैया बदल देता है, जैसे कोई अनुभवी कमांडर किसी बड़े मिशन को संभाल रहा हो। वो जिद करता है कि वांग युए तुरंत रेड में मदद के लिए पहुंचे, ये दावा करते हुए कि मैजिक फेदर डीमन बिना पर्याप्त लोगों के सामना करने के लिए बेहद खतरनाक है। असल में वो सिर्फ लूट के पीछे है, खास तौर पर वो लेजेंडरी मेज हथियार जिसकी उसे लंबे समय से चाहत है। जब वांग युए अब भी हिचकिचा रही होती है, निंगफंग हल्के अंदाज में बोल पड़ता है। वो उसे कहता है कि चिंता न करे और रेड में मदद के लिए चली जाए, जबकि वो खुद सीक्रेट रेल्म में अकेले ट्रेनिंग करेगा। वांग युए सिर हिलाती है और उसे याद दिलाती है कि जब तक वो वापस न आए तब तक किसी सुरक्षित जगह पर रहे। निंगफिंग तुरंत हामी भर देता है, मन ही मन बेहद खुश। जैसे ही वांग युए वहां से जाती है, उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यही वो मौका है जिसका उसे इतने वक्त से इंतजार था, अकेले काम करने का मौका। जिस मैजिक फेदर डीमन की सब बातें कर रहे हैं, असल में वही वो प्रतिद्वंद्वी है जिसे निंगफिंग काफी समयानी समय से चुनौती देना चाहता था। वो पहले से ही चुपचाप ऐसी लड़ाई के लिए कई नई स्किल्स तैयार कर चुका है। सिस्टम उसे लगातार बिना किसी कीमत के नई काबिलियतें देता रहता है। इसी वजह से उसके पास इस मौके का पूरा फायदा उठाने की हर वजह है। उसकी बस एक सीमा है, स्किल स्लॉट्स की छोटी संख्या, जो हायर लेवल पर पहुंचते ही बढ़ जाएगी। इसी बीच सीक्रेट रेल्म के अंदर कई और टीम्स भी बॉस वाले इलाके की तरफ बढ़ रही हैं। उन सबका एक ही मकसद है, बीच वाले टावर के अंदर मौजूद मॉन्स्टर को हराना। ये सफर आसान नहीं, इसके लिए उन्हें एक के बाद एक दुश्मनों की लहरों से लड़ना पड़ता है। जैसे ही एक ग्रुप अपनी रणनीति पर चर्चा करता है, अचानक तेज गर्मी की एक लहर उनके पास से गुजर जाती है। वो ऊपर देखते हैं और एक टीम को हैरतंगेज रफ्तार से आगे बढ़ते देखते हैं। ये वांग युए का दल है, जो पहले ही जवान एडवेंचरर्स के बीच मशहूर है। उन्हें देखकर बाकी टीम्स को फौरन एहसास होता है कि ताकत में कितना बड़ा फर्क है। वांग युए की टीम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती है। जाओ चुंग के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान है। उसे यकीन है कि इस बार सबसे बड़ी कामयाबी उसी की होगी। वांग युए उसके रवैये को नजरअंदाज करती है और मिशन पर ध्यान लगाए रखती है। उसके साथी साफ महसूस कर सकते हैं कि निंगफिंग की दी चीज पाने के बाद उसकी ताकत काफी बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही टीम सीक्रेट रेल्म के बीचों बीच पहुंचती है,
कुछ अनजाना बदलाव होता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि निंग फिंग अचानक उसी जगह पर आ प्रकट होगा। वो अपने रास्ते की हर रुकावट पार करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करता है। ये स्किल उसे लंबी दूरी छलांग में पार करने देती है और तुरंत लक्ष्य तक पहुंचा देती है। इसका असर इतनी देर तक रहता है कि वो बॉस जोन में घुसपैठ कर पाता है। पहुंचते ही निंग फिंग सीधे फायुए डीमन के आमने सामने आ जाता है। वो शांति से उसका अभिवादन तक करता है, जिससे वो बॉस अपनी बेइज्जती महसूस कर गुस्से से भर जाता है। वो एक ऐसा भयानक हमला छोड़ता है जो पल भर में पूरी टीम का सफाया कर सकता है। वो जीव दहाड़ता है और निंग फंग का मजाक उड़ाता है कि उसने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया है। लेकिन हमला लगने से पहले ही निंगफोंग एक टेलीपोर्ट स्किल से पूरी तरह उससे बच निकलता है। वो लगभग नामुमकिन सी चाल के साथ बॉस के पीछे पहुंच जाता है। साथ ही वो ऐलान करता है कि ये बैटलफील्ड अब सिर्फ उसका है। फायुए डीमन पलटता है, उसकी अचानक मौजूदगी देखकर हैरान और गुस्से से भरा हुआ। निंगफिंग बिना समय गंवाए एक नई सीखी अटैक स्किल एक्टिवेट करता है। आसमान में ताकत इकट्ठा होती है और फिर एक विशाल मीटियर शावर में बदल जाती है। ये हमला पूरे इलाके को भारी विनाशकारी ताकत से ढक देता है। पूरा बैटलफील्ड आग और तेज शॉकवेव्स में फट पड़ता है। आसपास का हर मॉन्स्टर प्रतिक्रिया देने से पहले ही मिट जाता है। भारी मात्रा में अनुभव सीधे निंगफंग के अंदर बहने लगता है। जब फायुए डीमन आखिरकार ढेर हो जाता है, तब लड़ाई का असली उन्माद अभी शुरू ही हुआ होता है। इनाम किसी बाढ़ की तरह उमड़ पड़ते हैं। 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स ने निंगफंग को 20 लेवल्स ऊपर उठाकर लेवल 30 पर पहुंचा दिया और उसका पहला क्लास एडवांसमेंट भी अनलॉक कर दिया। लूट भी उतनी ही शानदार है, जिसमें मेज क्लास के लिए 2 कीमती स्किल बुक्स शामिल हैं। सारे खजानों में जो चीज निंगफिंग की नजर में आती है वो है फायुए डीमन के गिराए एक रहस्यमयी सील। ये सील हमेशा के लिए 3 स्टैमिना की कीमत लेती है, लेकिन बदले में 15 स्पिरिट का पक्का बोनस देती है। जैसे ही उसने ये सील एक्टिवेट की, एक नई सिस्टम सूचना सामने आ जाती है। इसने क्लास एडवांसमेंट के दौरान 2 विकल्प दिए: छिपी हुई क्लास अनडेड स्पिरिट डांसर अनलॉक करना या एक गुप्त क्वेस्ट लाइन पूरी करके ऑल एलिमेंट आर्चमेज में बदलना। छिपी हुई क्लासेस लगभग लेजेंडरी मानी जाती हैं और आमतौर पर पहले से तय होती हैं। फिर भी ये सिर्फ एक सील से इतनी आसानी से अनलॉक हो गई। बिना एक पल गंवाए निंगफंग ने ऑल एलिमेंट आर्चमेज का रास्ता चुना। उसका बेरोक-टोक हमला जारी रहा, जैसे हेवनली फ्लेम फायर रेन ने बैटलफील्ड को एक बार फिर ढक दिया। मैजिकल शॉकवेव्स इतनी दूर तक फैली कि पीछे हट रही गिल टीम भी हिल गई, जिससे वांग युए को सबको फौरन पीछे हटने का हुक्म देना पड़ा। जाओ चुंग खतरे को नजरअंदाज करते हुए लालच में आगे बढ़ गया। हालांकि एक गलत कदम पूरी टीम को तबाह कर सकता था। वांग युए उस पर बरस पड़ी और जाओ चुंग फौरन चुप हो गया। फिर उसने अपना फोन निकालकर निंगफंग को डंजन छोड़ने के लिए कहना चाहा, लेकिन एक पहले का मैसेज पहले से इंतजार में था। निंगफंग ने लिखा था कि वो व्यस्त है और पहले ही इलाका छोड़ चुका है। इसी बीच निंगफिंग अकेला क्लास एडवांसमेंट हॉल की तरफ बढ़ रहा था। अंदर हॉल अजीब तरह से शांत था। बस एक चश्मा लगाए रिसेप्शनिस्ट अपनी मेज पर बैठी थी। उसने उसका मकसद कंफर्म किया और निंगफिंग ने शुरुआती रजिस्ट्रेशन पूरी करने के लिए सिर हिलाया। फिर उसने अपनी जानकारी बताई ताकि वो इसे एडवांसमेंट सिस्टम में दर्ज कर सके। ये देखकर कि वो 18 साल का है और अपना पहला क्लास एडवांसमेंट ले रहा है, उसने चुपचाप मान लिया कि उसकी क्षमता औसत होगी। फिर भी वो पेशेवर बनी रही और निंगफिंग को पहले एडवांसमेंट वाले मेज सेक्शन की तरफ ले गई। अपना काम खत्म करते ही उसका सामना उस कैप्टन से हुआ जो एक मिशन से लौट रहा था। वो अभी अभी एक खतरनाक प्राचीन टूम डंजन की जांच से वापस आया था। रिपोर्ट में साफ था कि इलाका बुरी तरह तबाह हो चुका है, अजीब ताकत के निशान मिले हैं और खतरे का अंदाजा किंग रैंक से कम नहीं है। सिर्फ 2 दिनों में वहां 2 या उससे ज्यादा किंग रैंक के मॉन्स्टर्स पहले ही सामने आ चुके थे। रिपोर्ट सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट चुप हो गई और समझ गई कि उसके सीनियर्स ने उसे यहां भेजने की कोई वजह जरूर होगी। हॉल के अंदर वापस निंगफिंग ने पाया कि उसका क्लास एडवांसमेंट मिशन 2 साफ रास्तों में बंट गया है। एक था छिपी हुई क्लास अनडेड स्पिरिट डांसर, रैंक 1 की कठिनाई के साथ, जबकि दूसरा था अनिवार्य ऑल एलिमेंट आर्चमेज रास्ता, रैंक S की कठिनाई के साथ। ज्यादा सोचे बिना उसने ऑल एलिमेंट आर्चमेज का रास्ता चुना। पहली परीक्षा में निंगफिंग को रेडियंट डिवाइन टेम्पल डंजन में दाखिल होना था। 3 दिनों के अंदर उसे होली डिवाइन सील नाम की एक चीज हासिल करनी थी। इस कठिन चुनौती के बावजूद उसने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया। जब वो वहां से निकला, रिसेप्शनिस्ट पहले ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। उत्सुक होते हुए भी निंगफिंग ने इसे जल्दी ही परे रख दिया, क्योंकि उसका इंतजार एक बड़ा काम कर रहा था। असल में वो कैप्टन उस जवान औरत को हॉल से पहले ही ले जा चुका था। उसकी असली पहचान
गु यिंग नाम के एक गुप्त संगठन की एक सदस्य की थी। ये ग्रुप बेहद दुर्लभ छिपी हुई क्लासेस वाले लोगों को इकट्ठा करने के लिए मशहूर था। वो गुप्त मिशंस में माहिर थे, छाया से काम करते थे और अपने मकसद पूरे करने के लिए डार्क पावर का इस्तेमाल करते थे। कहीं और सेमिट्री डंजन में बिग सिस नाम की औरत बड़ी सावधानी से हर कोना छान रही थी, बिना एक भी सुराग छोड़े। हालांकि डार्क ताकत कमजोर पड़ चुकी थी, बचा हुआ दबाव अब भी इतना भारी था कि उसे सांस लेने में तकलीफ और क्रकलशी हो रही थी। अजीब बात यह थी कि जगह असामान्य रूप से साफ सुथरी थी। जिम्मेदार का कोई साफ निशान नहीं छोड़ा गया था, जिससे कैप्टन बेचैन हो गया। हाल ही में इतनी अजीब घटनाएं हुई थीं कि लगने लगा था जैसे कोई बड़ी आफत धीरे धीरे आकार ले रही हो। कैप्टन को शक हुआ कि क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हैं, और उसने गहरी जांच के लिए मदद मांगने का सुझाव दिया। ये कहने से पहले वो हिचकिचाया कि कहीं जिम्मेदार कोई इंसान जैसा वजूद तो नहीं। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, वो औरत फौरन इस ख्याल को खारिज कर देती है कि इसमें कोई इंसान शामिल है। उसकी नजर में यहाँ की ताकत का स्तर पहले ही किंग रैंक से आगे निकल चुका था, जो किसी सामान्य शरीर के काबू या टिके रहने से कहीं परे था। इस तरह की ताकत किसी भी पल फटने को तैयार आफत जैसी थी। गु यिंग की उस औरत ने माना कि कैप्टन की चिंता वाजिब है, और उसे यकीन था कि वो चीज अब भी कहीं आसपास छिपी हो सकती है। लेकिन इत्तेफाकन जिस खतरनाक वजूद की वो बात कर रहे थे, वो असल में एक बिल्कुल अलग जगह पर आराम फरमा रहा था। इसी बीच निंग फेंग लेवल 30 तक पहुंच चुका था और 4 नई स्किल्स अनलॉक कर चुका था, जिससे उसकी ताकत बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी। उसने पहले हासिल की 2 स्किल बुक्स निकाली और उन्हें अपग्रेड करना शुरू किया। शुरुआत मैजिक शील्ड से। जैसे ही ये एक्टिवेट हुई, सिस्टम ने इसे उसके अनोखे शरीर के साथ जोड़ दिया और अर्थ गार्डियन नाम की एक नई पैसिव बना दी। ये अपने आप आने वाले हमलों को रोकती थी, उसके शरीर की सीमा के अंदर नुकसान सोख लेती थी और लड़ाई के बाद पूरी तरह ठीक हो जाती थी। इस नई पैसिव का असर देखकर निंग फेंग बेहद खुश हुआ, ये जानकर कि अब उसके पास ऐसी सुरक्षा है जो सामान्य शारीरिक हमलों से लगभग अभेद्य है। दूसरी स्किल बुक फॉलिंग रॉक स्पेल को भी एनालाइज करके उसकी मौजूदा काबिलियतों में जोड़ दिया गया। ये एक पैसिव बन गई जिसने उसके अर्थ एलिमेंट पर कंट्रोल काफी बढ़ा दिया और सभी अर्थ स्किल्स को 20 पावर से मजबूत कर दिया। अपनी स्किल्स सुधारने के बाद निंग फेंग ने देखा कि उसके पास अब भी खाली स्लॉट्स बचे हैं और उसने मार्केट से कुछ और सही स्किल्स खरीदने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसका सामना उसी एम्प्लॉई से हुआ जिसने पहले उसकी मदद की थी। पिछली बार के उलट उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था, कहीं ज्यादा गर्मजोशी और ध्यान देने वाला। निंग फेंग ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और सीधे यांग शिंग से मिलने की मांग की। एम्प्लॉई की आवाज फौरन नरम पड़ गई और उसने कोशिश की कि वो खुद उसकी मदद करे, यहां तक कि उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश भी की। निंग फेंग ने वक्त बर्बाद नहीं किया, उसने सीधे इनकार कर दिया और आगे बढ़ गया। वो एम्प्लॉई हैरानी में जड़ हो गई, ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि कोई ऐसा मौका ठुकरा सकता है। नाराज और शर्मिंदा होकर वो फिर भी कुछ कदम उसके पीछे पीछे चलती रही। तभी यांग शिंग जल्दी से बाहर आई और दौड़कर निंग फेंग का स्वागत करने लगी। असल में वो किसी ग्राहक में व्यस्त नहीं थी, वो बस खाना खत्म कर रही थी। और जैसे ही उसने सुना कि निंग फेंग आया है, वो फौरन बाहर दौड़ी चली आई। फिर यांग शिंग उसे मास्टर वांग से मिलाने ले गई। निंग फेंग ने 2 बिना इस्तेमाल की स्किल बुक्स सौंपी और उनकी बिक्री संभालने को कहा। सौदा पूरा होने के बाद वो और यांग शिंग और स्किल बुक्स ढूंढने में जुट गए। उन्हें जाते देख मास्टर वांग सोचने लगे कि निंग फेंग को इतने दुर्लभ सामान लगातार कैसे मिल रहे हैं, जिससे उसकी पहचान और भी रहस्यमयी लगने लगी। उस शाम निंग फेंग ने यांग शिंग को डिनर पर बुलाया। जब बिल चुकाने की बारी आई, उसे पता चला कि वो चुपचाप पहले ही बिल चुका चुकी है। निंग फेंग को थोड़ी अजीब सी महसूस हुई, जबकि यांग शिंग ने बस इतना कहा कि उसकी अपनी वजहें वन हैं। हालांकि उसने कभी नहीं बताया कि वो वजहें क्या थीं। अलविदा कहने के बाद यांग शिंग सीधे शहर के दूसरे हॉस्पिटल के लिए टैक्सी में बैठ गई। उसकी शांत मुस्कान के पीछे एक भारी बोझ छिपा था। उसके बुजुर्ग पिता गंभीर रूप से बीमार थे और लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती थे। खुद की देखभाल भी मुश्किल से कर पाते थे। पिछले महीने निंग फेंग से मिले कमीशन की बदौलत यांग शिंग के पास आखिरकार गुजारा चलाने लायक पैसे थे। फिर भी ये बढ़ते हॉस्पिटल के बिलों को मुश्किल से ही पूरा कर पा रहा था और आज उसकी किस्मत जैसे साथ छोड़ने लगी। जिस टैक्सी में वो बैठी थी, उसे अचानक किसी विशाल चीज ने टक्कर मार दी। हालात तब और बिगड़ गए जब एक साथ 7 मॉन्स्टर्स सामने आए और गाड़ी को घेर लिया। वो ऊपर आसमान में किसी दरार जैसी अजीब चीज से निकले, जो अंतरिक्ष में एक फटन जैसी दिखती थी। ड्राइवर को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला और वो तुरंत मारा गया। यांग शिंग ने जोर से दरवाजा खोला और सड़क किनारे लुढ़क गई।
बचने की बेताब कोशिश में उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ये इलाका तो भारी सुरक्षा वाला माना जाता था, फिर मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से अंदर कैसे घुस आए? इस अफरा तफरी में उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि एक और जीव चुपचाप उसके पीछे रेंगते हुए आ रहा है। उसी वक्त एक अजीब सा साया आसमान से डरावनी मुस्कान के साथ नीचे देख रहा था। जैसे ही उसने सामने वाले मॉन्स्टर को देखा, यंग सिंह ने जवाबी हमले में एक फायरबॉल दागी। लेकिन यह हमला असली नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कमजोर था, क्योंकि वो सिर्फ पहले एडवांसमेंट वाली मेज थी। ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था। कुछ ही पलों में वो एक कोने में फंस गई। मॉन्स्टर हैरतअंगेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आया, हर चीज फाड़ देने को तैयार। जैसे ही मौत तय लग रही थी, अचानक कोई सामने आया और एक ही जोरदार लात से मॉन्स्टर को कुचल दिया। वो कैप्टन जो था, जिसने फौरन यांग शिंग को पीछे हटने और कोई सुरक्षित जगह ढूंढने का हुक्म दिया। तब तक आसपास का इलाका मलबे के मैदान में बदल चुका था और डंजन खुद असली दुनिया में ढहने के संकेत दिखा रहा था। जो भी मॉन्स्टर सामने आ रहा था, वो सामान्य इंसानों की पहुंच से कहीं परे था। इतनी सारी खतरनाक मिशंस के बावजूद कैप्टन जो ने पहले कभी ऐसी आफत नहीं देखी थी। उसे शक था कि पूरी घटना शहर के अंदर कहीं छिपे किसी वजूद से जुड़ी हुई है। बैटलफील्ड पर ध्यान लगाते हुए वो पीछे से हुए एक अचानक हमले से बाल बाल बचा। इस बार हमला करने वाला कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक इंसान था। कैप्टन जो ने फौरन जानना चाहा कि वो असल में क्या है, इंसान या कुछ और। वो आदमी मुस्कुराया और अपने आसपास हर किसी को हिकारत से देखा। उसने दावा किया कि उसे डार्क पावर का आशीर्वाद मिला है और उसकी भयानक रूप से बदली हुई दाहिनी बांह इसका सबूत लगती थी। कैप्टन जो के लिए ऐसे किसी आशीर्वाद के बारे में सुनना पहली बार था, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। उसे बस इतना पता था कि सामने खड़ा आदमी एक जानलेवा खतरा है। कैप्टन जो ने बिना हिचकिचाए हमला किया, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। उस आदमी की ताकत एक थर्ड एडवांसमेंट एक्सपर्ट जितनी थी। बैटलफील्ड के बीचों बीच खड़े होकर उसने भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी और ऐलान किया कि ये जगह अब उसकी है, जबकि कैप्टन जो जैसे कमजोर लोगों को यहां रहने का कोई हक नहीं। फिर वो हैरतअंगेज रफ्तार से आगे झपटा। डार्क एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी और एक भयानक जानलेवा ताकत में बदल गई। ये एक भयंकर छेदने वाले वार में तब्दील होकर सीधे कैप्टन जो से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो हवा में उछल गया और उसके मुंह से खून बहने लगा, जबकि हमलावर खुशी से हंसने लगा। वो अपने शरीर में दौड़ती बेपनाह ताकत का लुत्फ ही उठा रहा था, लेकिन उसकी हंसी उसी पल थम गई जब बैटलफील्ड पर एक ठंडी आवाज गूंज उठी। उस आवाज में कुचल देने वाली सत्ता थी और उसने चेतावनी दी कि वो हद से आगे न बढ़े। उस आवाज के मालिक के लिए वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे किसी भी पल कुचला जा सकता था। तुरंत जिस आदमी ने अभी अभी कैप्टन जो को हराया था, वो एक अदृश्य ताकत के आगे घुटनों पर गिर पड़ा। आसमान में एक अजीब चेहरा उभरा जो भारी मानसिक दबाव छोड़ रहा था, उसे मानने पर मजबूर कर रहा था, साथ ही पूरे शहर की बलि देने की एक क्रूर रस्म की तैयारी कर रहा था। उसके कंट्रोल में वो पूरी तरह खुद को खो बैठा और बिना किसी विरोध के हुक्म मान लिया। कहीं और निंग फेंग अभी अभी रेस्ट रूम से बाहर निकला था। उसके सामने का नजारा उसे रुकने पर मजबूर कर देता है। वो हैरान रह जाता है। वो सिर्फ एक पल के लिए गया था, फिर भी बाहर की दुनिया एक अफरा तफरी भरे बैटलफील्ड में बदल चुकी थी। एक जिंदा इंसान की गंध पाकर एक मॉन्स्टर फौरन पलटा और निंग फेंग पर नजर गड़ा दी। उसके शरीर से मार डालने की इच्छा फूट पड़ी और वो अपने नए शिकार को कुचलने के लिए उसकी तरफ झपटा, लेकिन उसके पंजे वार करते इससे पहले ही निंग फेंग के नीचे की जमीन अचानक फट गई। एक तेज नुकीला पत्थर का कांटा नीचे से निकला और सीधे मॉन्स्टर के आर पार हो गया। हमले को उसी पल रोक दिया। ये थी अर्थ स्पाइक रॉक वॉल, वो नई स्किल जो निंग फेंग ने कुछ समय पहले ही सीखी थी। उसने इसे पाने के लिए एक बड़ी रकम खर्च की थी, इसे अपने कॉम्बैट आर्सेनल में सबसे नए जपने के तौर पर मानते हुए। ये स्किल पहले से ही ताकतवर थी, लेकिन निंग फेंग की अर्थ एलिमेंट के प्रति एफिनिटी ने इसे बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला, वो पहले से ही महसूस कर सकता था कि अफरा तफरी हर जगह फैल रही है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा बदतर हैं। जैसे ही वो खुली जगह में आया, उसका सामना फिर से उसी अजीब आदमी से हुआ। तब तक वो आदमी पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुका था और उसकी खून से लाल आंखें निंग फेंग पर ताजा शिकार की तरह टिक गईं। उसने एक भयानक मुस्कान बिखेरी। निंग फेंग को एक आसान निशाना समझते हुए निंग फेंग को फौरन मुसीबत का एहसास हुआ और वो बस इतना सोच पाया कि एक और सिरदर्द आ पहुंचा है।
इससे पहले कि वो कुछ और रिएक्ट कर पाता, उस आदमी का विशाल हाथ उस पर टूट पड़ा। बदली हुई बांह आकार में फूल गई और निंगफंग को अपने घेरे में लेकर उसे वहीं कुचलने की कोशिश करने लगी। फिर भी पत्थर तक चूर कर देने लायक वो कुचलने वाली ताकत उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाई। वो आदमी अविश्वास में जड़ हो गया। ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना सामान्य दिखने वाला कोई ऐसी ताकत कैसे झेल सकता है। उसे अपनी ही समझ पर शक होने लगा, क्योंकि निंगफंग एक सामान्य इंसान से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। फिर अचानक उसे निंगफंग के आसपास छिपा एक बेहद खतरनाक माहौल महसूस हुआ। वो अदृश्य दबाव उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया, जैसे थोड़ा और नजदीक जाना यकीनन मौत लाएगा। निंगफंग सतर्क रहा, क्योंकि एक गलत कदम एक और बड़ी आफत खड़ी कर सकता था। अगर दुश्मन ने यहां अपनी पूरी ताकत छोड़ दी तो नतीजे संभालना नामुमकिन हो जाता। बिना हिचकिचाए निंगफंग ने पहले वार किया। उसने पूरी ताकत से एक मुक्का मारा, जिसने उसके चारों तरफ का भारी दबाव चकनाचूर कर दिया। उसके प्रतिद्वंद्वी की बदली हुई बांह टुकड़ों में फट गई और हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। वो आदमी घबरा गया और अपने पीछे वाले को पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आसपास के मॉन्स्टर्स भी भागने लगे, क्योंकि उनके चारों तरफ की जगह ढहकर खुद ब खुद बंद होने लगी। जब आखिरी मॉन्स्टर गायब हुआ, ऊपर का स्पेशियल रिफ्ट पूरी तरह बंद हो गया। तबाह बैटलफील्ड में सिर्फ वो बेबस बदला हुआ आदमी रह गया। उसके शरीर के अंदर की ताकत भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिससे वो विरोध करने के काबिल नहीं रहा। असल में ये सारे म्यूटेंट्स सिर्फ डार्क पावर से अवेकन हुए इंसान थे, खुद से जन्मे मॉन्स्टर्स नहीं। जब तक उनके पास वो ताकत थी, वो आसानी से ज्यादातर आम लोगों पर हावी हो सकते थे। लेकिन एक बार उनकी ताकत का स्रोत कट जाए तो वो कमजोर और लगभग बेबस हो जाते थे। और वो आदमी बिल्कुल उसी हालत में पहुंच चुका था। भागने की कोई जगह न बचने पर वो निंगफिंग का आखिरी निशाना बन गया। बिना किसी सहारे के वो पूरी तरह हरा दिया गया और वहीं मार डाला गया। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई, लेकिन आसपास का इलाका अब भी पूरी तरह अफरा तफरी में था। निंगफिंग ने जल्दी से गिरा हुआ लूट इकट्ठा किया और बेवजह ध्यान खींचने से पहले वहां से निकल गया। कहीं और सूलान पूरी घटना की रिपोर्ट्स देख रही थी। उसका असली नाम सूलान था और वो गुयिंग नाम के गुप्त संगठन की एक सदस्य थी, जो खास मिशन संभालने में माहिर था। संकट इतनी जल्दी खत्म हो गया कि उसे शक हुआ, खास तौर पर क्योंकि नुकसान उम्मीद से काफी कम था। हालांकि शहर के दक्षिणी हिस्से से संपर्क टूट गया था, जिससे उसे कैप्टन जो की टीम की चिंता होने लगी। इसलिए वो खुद वहां रवाना हो गई। रास्ते में सूलान का सामना इत्तेफाकन एक रहस्यमयी आदमी से हुआ। उसका नाम दुआन था, जो कानून के दायरे से बाहर काम करने वाले एक भूमिगत संगठन का सदस्य था। ये संगठन ताकतवर लोगों से भरा था, जो बिना कोई निशान छोड़े छाया से काम करते थे। दुआन हाल की आफत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने यहां आया था। वो उस आदमी का साथी भी था जिसे निंगफिंग ने अभी अभी मारा था, और वो चुपचाप अपने संगठन की शहर भर अफरा तफरी फैलाने की योजना जारी रखे हुए था। गलती से बहुत ज्यादा बता देने के बाद दुआन के चेहरे पर उदासी छा गई। वो सोचने लगा कि क्या जिसने बीच में दखल दिया वही है जिसने उनकी डंजन पर हमले की योजना बर्बाद कर दी। दुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और लगातार सूलान से सवाल करने लगा, ये मानते हुए कि वो उस ग्रुप से जुड़ी है जिसने उसके साथी को खत्म किया। उसने फौरन इससे इनकार किया। सूलान ने जोर देकर कहा कि वो अभी पहुंची है और उसे कोई अंदाजा नहीं कि सफाई के पीछे कौन है। दुआन ने अपने साथी की बेजान लाश की तरफ देखा। वो आदमी हमेशा स्पेशल रिफ्ट्स से होकर गंदा काम करने में माहिर रहा था और अनगिनत पीछा करने वालों से बच निकला था। फिर भी इस बार उसे बिना लड़ने का कोई मौका दिए तुरंत मार डाला गया था। बिखरी हुई लाश को देखकर सूलान और भी उलझन में पड़ गई। यहां तक कि कैप्टन जो एक थर्ड एडवांसमेंट एक्सपर्ट है, पूरी तरह हार गया था। फिर भी किसी और ने इतनी आसानी से दुश्मन को कुचल दिया। इतने छोटे से शहर में ऐसा भयानक ताकतवर वजूद कहां से आया? दुआन को बात लंबी खींचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक ठंडी चेतावनी छोड़ी और जल्दी से गायब हो गया। उस रात निंगफंग के घर में उत्साह भरी हंसी गूंज रही थी। उसके इनामों में उस डार्क ऑर्गेनाइजेशन से लिए गए 2 ऑरेंज ग्रेड हथियार शामिल थे। निंगफंग के लिए ये अब तक के सबसे शानदार हासिल से कहीं बढ़कर था। लेकिन जब उसने अपने दुश्मन का स्टेटस चेक किया तो रैंक की जानकारी पूरी तरह छिपी हुई थी। साथ ही एक अजीब सी खोपड़ी वाला मास्क भी था, जिसमें कोई पढ़ने लायक जानकारी नहीं थी। ध्यान से जांचने के बाद निंगफेंग ने माना कि उसके अंदर कोई आत्मा या खास चेतना नहीं रह रही। उसने अपना बाउंटी हंटिंग काम छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। उसने मजाक में कहा कि किस्मत बताने का काम उसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उसकी सहज बुद्धि हैरतअंगेज रूप से सटीक निकलती है। असल में
पहले की घटना का छिपा हुआ हत्यारा उसी खोपड़ी वाले मास्क के अंदर चुपचाप छिपा हुआ था। किसी को एहसास तक नहीं था कि वो इतनी मामूली दिखने वाली चीज के अंदर मौजूद है, जबकि वो सब कुछ होते देख रहा था। जब निंग फिंग ने और ध्यान से जांच की, वो छिपा हुआ वजूद फौरन खतरा भांप गया और घबरा उठा। उसने तुरंत अपना पूरा माहौल छिपा लिया और बाहरी दुनिया से हर संपर्क काट दिया। उसे पता था कि अगर निंग फंग ने उसे दोबारा पकड़ लिया तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो वो पूरी तरह छिपा रहा और अपने वजूद का जरा सा भी निशान दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह सुलान सामान लेकर कैप्टन जो से हॉस्पिटल में मिलने पहुंची। उसने ये भी दोबारा जिक्र किया कि डुआन ने संकट के दौरान कैप्टन को बचाया था, लेकिन जब भी उसे डुआन की आंखें याद आती, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती और वो जल्दी से वहां से निकल जाती। सुलान उसकी ताकत का फिर से अंदाजा लगाने लगी और समझ गई कि वो कतई सामान्य नहीं है। इसी बीच जांच टीम उस रहस्यमयी वजूद का सुराग पूरी तरह खो चुकी थी जिसने लड़ाई में दखल दिया था। घटनास्थल पर सिर्फ डार्क एनर्जी का एक हल्का लेकिन खतरनाक निशान बचा था। इसी वजह से ऊपर वालों को शक होने लगा कि पूरी घटना के पीछे कोई छिपी हुई ताकत है। कैप्टन जो चुपचाप उम्मीद कर रहा था कि वो रहस्यमयी शख्स उनके पक्ष में हो। अगर नहीं तो ये खतरा पूरे शहर को तबाह करने लायक हो सकता है। जब बाकी सब सुराग ढूंढ रहे थे, निंग फंग अपने क्लास एडवांसमेंट मिशन में आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो डंजन के अंदर गहराई में एक विशाल प्राचीन इमारत के सामने पहुंच गया। ये था रेडिएंट डिवाइन टेम्पल, वो मंजिल जो सिस्टम ने तय की थी। लेकिन जैसे ही वो प्रतिबंधित इलाके में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई दूर से उसे देख रहा है। जो उसे देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डुआन था। वो चुपचाप निंग फिंग का पीछा कर रहा था, कार्रवाई का सही मौका ढूंढते हुए। कुछ दिन पहले डुआन जानकारी इकट्ठा करने और सामान का लेन देन करने मास्टर वांग के पास गया था। उसने क्लास एडवांसमेंट के लिए बने सामान में गहरी दिलचस्पी दिखाई, खास तौर पर बेशकीमती चीजों में। दुकान के एक एम्प्लॉई ने कमीशन कमाने की उम्मीद में उसके करीब रहने की पूरी कोशिश की। उस वक्त मास्टर वांग ने एक छूट वाला क्लास एडवांसमेंट इक्विपमेंट सेट पेश किया जिसमें आर्मर और एक्सेसरीज शामिल थे। जैसे ही उसने उस कीमती सामान के बारे में सुना, डुआन ने उसके असली मालिक से मिलने की जिद की। मास्टर वांग ने समझाया कि बेचने वाला उस दिन नहीं आ सकता क्योंकि निंग फंग कहीं और व्यस्त था। असल में डुआन का मास्टर वांग की दुकान पर आना कोई इत्तेफाक नहीं था। क्लास एडवांसमेंट सेट में सिर्फ चेस्ट आर्मर और पैंट्स बचे थे, लेकिन उनकी एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा सटीक तरीके से मेल खा रही थीं। बिना छुए भी उसे लगभग यकीन हो गया कि यह सामान किसी ऐसे इंसान का रहा होगा जिसने कोई असाधारण घटना झेली हो, शायद कोई लेजेंडरी एक्सपर्ट भी। डुआन ने सीधे बेचने वाले की पहचान पूछी और जानकारी के बदले अतिरिक्त पैसे तक की पेशकश की। मास्टर वांग फौरन सतर्क हो गया क्योंकि ग्राहक की गोपनीयता बचाना उसका सबसे बड़ा नियम था। जिस तरह निंग फंग के सामान बेचने के तुरंत बाद कोई सवाल पूछने आया, इससे मास्टर वांग को एहसास हुआ कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। उसने जल्दी से डुआन को टाल दिया, ये कहते हुए कि ग्राहक पहले ही जा चुका है और वापसी पर उससे संपर्क किया जाएगा। शक की मेहमान को विदा करने के बाद मास्टर वांग फिर भी गहरी बेचैनी महसूस करते हुए अप्रेजल रूम में लौट आया। उसके पास खड़े एम्प्लॉई को उत्सुकता हुई और उसने कबूल किया कि दुकान ने पहले निंग फिंग का बैकग्राउंड चेक किया था। रिपोर्ट ने उन्हें हैरान कर दिया। उसके माता पिता दोनों 2 स्टार क्लास होल्डर्स थे जो उसके बचपन में ही गायब हो गए थे। वो 18 साल की उम्र तक अपने दम पर जीता रहा, इससे पहले कि उसकी क्लास अवेकन होती, और उसे आधिकारिक तौर पर सिर्फ 1 स्टार मिला। इन रिकॉर्ड्स को देखकर एम्प्लॉई समझ ही नहीं पा रहा था कि इतने साधारण बैकग्राउंड वाला कोई इतना बेहतरीन सामान कैसे रख सकता है। यहां तक कि मास्टर वांग के पास भी कोई जवाब नहीं था। उसे बस इतना पता था कि निंग फिंग वांग युए के काफी करीब है, लेकिन वो रिश्ता भी उसके पास मौजूद इतने संसाधनों की वजह नहीं बता सकता था। डुआन की बर्फीली नजरें याद करते हुए मास्टर वांग को चिंता होने लगी कि निंग फंग जो सामान लाया है वो शायद किसी ताकतवर संगठन से जुड़ा हो। एम्प्लॉई ने एक और थ्योरी सामने रखी, ये मानते हुए कि सामान शायद किसी साफ स्रोत से नहीं आया और शायद किसी गुप्त संघर्ष का लूट हो सकता है। अगर ये सच था तो निंग फंग शायद किसी खतरनाक मामले में उलझ गया होगा, खासतौर पर क्योंकि डुआन साफ तौर पर एक 4th एडवांसमेंट क्लास होल्डर था। हो सकता है वो सबसे ऊपरी स्तर तक ना पहुंचा हो, लेकिन सिर्फ इतना स्तर भी उसे इस इलाके में एक डरावना वजूद बना देता था। उसने कल्पना की कि निंग फिंग डुआन के सामने खड़ा है और नतीजा निकाला कि उसके बचने की उम्मीद बेहद कम है। वर्तमान में वापस डुआन सुरक्षित दूरी से बिना खुद को उजागर किए निंग फंग का पीछा करता रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक नौसिखिए जैसा दिखने वाला कोई पूरी डंजन की आफत कैसे मिटा सकता है। वो नए नए अंदाजे लगाता रहा। या तो निंग फंग अपनी असली ताकत छुपा रहा था,
या कोई ताकतवर संगठन उसके पीछे खड़ा था। इसी वजह से अपने शक के बावजूद दुआन ने लापरवाही से कुछ करने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच निंग फेंग शांति से रेडियंट डिवाइन टेम्पल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसने आने वाले मिशन की तैयारी के लिए अपना सामान बदल लिया। दुआन ने हर हरकत नोट की और छोटी से छोटी बात को भी गौर से परखा। निंगफोंग की पोशाक साधारण लग रही थी, लगभग शुरुआती सामान जैसी। फिर भी इसने दुआन को और शक में डाल दिया। उसने अंदाजा लगाया कि ये रूप रंग सिर्फ एक भेस है जो निंगफोंग की असली पहचान छुपाने और देखने वाले किसी को भी धोखा देने के लिए है। सीधे नजदीक जाने के बजाय दुआन ने चुपचाप एक लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग स्किल एक्टिवेट की। ये स्किल एक अदृश्य निशान की तरह काम करती थी जो बिना पकड़े जाए निशाने से चिपक जाती थी। लेकिन जितनी देर वो देखता रहा, निंगफोंग में उतने ही ज्यादा विरोधाभास उसे नजर आते गए। टेम्पल के आसपास का इलाका कमजोर मॉन्स्टर्स से भरा था जो लगभग बेकार लूट गिराते थे। इससे डुआन के लिए समझना नामुमकिन हो गया कि निंगफोंग यहां आया क्यों। इसी बीच निंगफोंग ने अपने पीछे मौजूद निगरानी करने वाले पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधा टेम्पल की 9वीं मंजिल के हॉल में चला गया, जहां लड़ाई का माहौल कहीं ज्यादा भारी हो गया। जैसे ही उन्हें किसी घुसपैठिए का एहसास हुआ, आसपास के मॉन्स्टर्स हर दिशा से उस पर टूट पड़े। फिर भी हर हमला एक बेहद मजबूत घेरे से टकराकर रुक गया और निंगफोंग वहीं बिना किसी नुकसान के खड़ा रहा। वो शील्ड इतनी तेजी से एक्टिवेट हुई कि दुआन भी हैरानी से देखता रह गया। मॉन्स्टर्स पूरी तरह मात खा गए, दीवार से टकराते अंडों की तरह घेरे से टकराते रहे। अपने पहले नाकाम हमले के बाद मॉन्स्टर्स हिचकिचाए और दूरी बनाकर पीछे हट गए। उस पल ने दुआन को यकीन दिला दिया कि सामने खड़ा जवान लड़का कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक छिपा हुआ ताकतवर वजूद है। बिना रुके निंगफोंग सीधे हॉल के बीचों बीच खड़ी विशाल पत्थर की मूर्ति की तरफ बढ़ गया। ये देखकर दुआन ने फौरन मान लिया कि वो सबसे ताकतवर निशाने के पीछे जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह कि पत्थर की मूर्ति बिल्कुल बेजान बनी रही, एक साधारण पत्थर के टुकड़े की तरह, जैसे निंगफेंग की भारी मौजूदगी ने उसे प्रतिक्रिया देने से पहले ही दबा दिया हो। बिना समय गंवाए वो बाकी बचे मॉन्स्टर्स पर कोई ध्यान दिए बिना इलाके में और गहराई तक बढ़ गए। पत्थर के खोल के नीचे असली वजूद आखिरकार सामने आया। एक विशालकाय पंखों वाला आर्मर का सूट टेम्पल की दीवार से सटा तैर रहा था, जिससे एक डरावना माहौल फैल रहा था। तभी साफ हुआ कि यही सिस्टम का असली निशाना था, बाहर वाली पत्थर की मूर्ति नहीं। जैसे ही उसे निंगफिंग के आने का एहसास हुआ, आर्मर के खाली आंखों के गड्ढे तेज रोशनी से चमक उठे। लेकिन हमला करने के बजाय वो पलटा और घबराहट में ऊपर की तरफ भाग निकला। निंगफोंग एक पल के लिए रुक गया, उलझन में कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी जल्दी क्यों भाग गया। दूर से देख रहे दुआन को पूरी तरह हैरानी हुई। ये उसकी पहली बार था टेम्पल के छिपे राज को देखने की, और वो समझ ही नहीं पाया कि निंगफोंग को रास्ता इतनी अच्छी तरह कैसे पता था। मन ही मन उसने निंगफोंग के बारे में अपनी राय फिर से ऊंची कर ली, ये समझते हुए कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसे सामान्य पैमानों से कभी नहीं आंका जा सकता। निंगफोंग फौरन उस जीव के पीछे भागा जिसे 6 विंग्ड एंजल कहा जाता था, लेकिन वो पहले ही बेकाबू घबराहट में था। निंगफिंग के डरावने माहौल से अभिभूत होकर मॉन्स्टर का दिमाग टूट चुका था, बस भागने की सहज बुद्धि बची थी। असल में उसके भागने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि पूरी जगह पहले ही सिस्टम ने बंद कर दी थी। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसने निंगफिंग को तेजी से नजदीक आते देखा। बिना हिचकिचाए निंगफिंग ने अपनी नई हासिल की स्किल थंडर डीमन स्काई चेज एक्टिवेट की। अपनी पूरी ताकत पीछा करने में झोंक दी। पल भर में आसमान में तूफानी बादल उमड़ आए और एक विशाल बिजली का तूफान आसमान में बन गया। इसकी ताकत इतनी भारी थी कि छोड़े जाने पर इसे दुनिया खत्म करने वाली आफत कहां जा सकता था। जैसे ही बिजली का घेरा नजदीक आया, 6 विंग्ड एंजल पूरी चपेट में आ गया और उसका शरीर बिना बचने के किसी मौके के चिथड़े चिथड़े हो गया। 6 विंग्ड एंजल जैसा शानदार खिताब रखने के बावजूद भी वो बिजली से जलकर राख हो गया। उसका शरीर पहचान से परे जल गया। इसका झटका पूरे इलाके में फैल गया और टेम्पल का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर गया। दुआन वहीं जड़ खड़ा रह गया। उसके पैर कांप रहे थे। ये उसकी पहली बार था ऐसी कल्पना से परे ताकत देखने का, जिससे उसे लगने लगा कि शायद निंगफिंग पहले ही किसी लेजेंडरी स्तर पर पहुंच चुका है। इसी बीच निंगफिंग ने तबाह बैटलफील्ड को कुछ अफसोस के साथ देखा। सामान्य हालात में इस लड़ाई से उसे भारी मात्रा में अनुभव मिलता, लेकिन खास नियमों ने इसे बेकार कर दिया। लूट इकट्ठा करने के बाद वो हल्के अंदाज में इलाका छोड़ने की तैयारी करने लगा। तभी दुआन अचानक छाया से बाहर दौड़ा और जल्दी से उसे पुकारने लगा। निंगफिंग चौंक गया और सहज बुद्धि से लगभग हमला ही कर बैठता, ये सोचते हुए कि ये आदमी कहां से आया।
उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, क्या दुआन ने उसका अभी अभी इस्तेमाल किया, सब कुछ देख लिया था। निंगफिंग के भाव बदलते देख दुआन ने फौरन अपनी आवाज धीमी की, दोस्ताना दिखने की कोशिश की और एक छोटी बातचीत की गुजारिश की। इससे पहले कि निंगफिंग कुछ जवाब देता, सिस्टम की चेतावनी बार बार बजने लगी, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। उसने पहले इस अफरा तफरी वाले इलाके से निकलने और बाकी सब बाद में संभालने का फैसला किया। दुआन फौरन आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाकर निंगफिंग के पीछे पीछे डंजन से बाहर निकल आया। एक सुरक्षित जगह ढूंढने के बाद निंगफंग ने आखिरकार दुआन की सफाई सुनी। पूरी बात दुआन के पुराने गुरु तक जाती थी, जो कभी उनकी दुनिया में एक मशहूर हस्ती थे। उस आदमी ने डंजन की मुहर बनाए रखने के लिए खुद की बलि दे दी थी, अपने शिष्य पर यह बोझ छोड़ते हुए। कई सालों तक दुआन उस मुहर को बनाए रखने के लिए बलि की भेंटें इकट्ठा करता रहा, लेकिन निंगफिंग से मिलने के बाद उसका रवैया पूरी तरह शक से भरोसे में बदल गया। पूरी कहानी सुनने के बाद निंगफिंग आखिरकार एक आह भर सका। दुआन की ताकत और अनुभव को देखते हुए उसका ये पता लगाना कि उसे देखा जा रहा है टलना नामुमकिन था। अगर दुआन खुद सामने ना आता तो शायद निंगफंग ने उसे कभी नोटिस ही ना किया होता। इत्तेफाकन जो आदमी अब उसे अपना उपकारी मानता था, उसने अभी अभी इस उच्च स्तरीय डंजन का सबसे बड़ा राज उजागर किया था। ये सोचते हुए निंगफिंग को एहसास हुआ कि वो बड़ी दुनिया के मुकाबले अब भी बहुत कमजोर है। एक जरा सी लापरवाही उसकी सारी छिपाई हुई काबिलियतों को उजागर कर सकती थी। लेकिन निंगफंग की सोच में डूबी चुप्पी को दुआन ने पूरी तरह गलत समझा, उसे हत्या के इरादे जैसा मान बैठा। इस गलतफहमी ने दुआन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने फौरन अपना सिर झुका लिया, बार बार निंगफोंग का शुक्रिया अदा किया अपने गुरु का बदला लेने के लिए, और जब भी जरूरत हो उसके अधीन सेवा करने का वादा किया। निंगफिंग के लिए यह असल में एक कीमती मौका था। दुआन ताकतवर था, आत्मनिर्भर था और आगे कई हालातों में काम आ सकता था। इसीलिए निंगफिंग ने जानबूझकर एक गंभीर चेहरा बनाया और खुद को किसी बड़े अफसर की तरह पेश किया, ताकि उनके बीच एक सुरक्षित दूरी बनी रहे। दुआन फौरन समझ गया और दोबारा वादा किया कि वो सब कुछ राज रखेगा, साथ ही निंगफिंग को अपना पूरा साथ देगा। जो कुछ भी उसने देखा था, उसने उसे यकीन दिला दिया कि निंगफोंग एक अकल्पनीय रूप से डरावना वजूद है, जिसने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, जिससे उसका सम्मान और बढ़ गया। इसी वजह से दुआन ने तय किया कि वो फिलहाल चिन्यू सिटी में ही रहेगा, हालात पर नजर रखने और निंगफिंग का साथ देने का मौका ढूंढने के लिए। उनकी बातचीत अब भी खत्म ही हुई थी कि निंगफंग का फोन अचानक बज उठा। दूसरी तरफ ची वेई थीं, बेचैनी से कह रही थीं कि उन्हें किसी जरूरी बात पर उससे मिलना है। निंगफंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि ये यकीनन कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये कोई आपात स्थिति न होती तो ची वेई उसे इतनी बेचैनी से कभी न बुलाती। मुसीबत उभरने लगी थी। सूलन सुराग के पीछे थी और निंगफंग की हरकतों से जुड़े संकेतों के करीब पहुंच रही थी। ये बात कि जो कोई हाल ही में सामने आया है वो पहले ही इतनी तेजी से काम कर रहा है और इतना शक पैदा कर रहा है, सूलान को लगातार और शक में डालती जा रही थी। फिर भी ची वे को अब भी यकीन था कि निंगफिंग वो खतरनाक इंसान नहीं है जिसका जिक्र रिपोर्ट्स में है। कम से कम ऊपर से देखने में वो सामान्य और मेहनती लगता था। फिर भी उसे एक पूरी रिपोर्ट जमा करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे सवाल अब भी अनसुलझे थे। कुछ दिन पहले उसने पहले ही चेन्यू सिटी की आफत के बारे में अपने सीनियर्स को एक इमरजेंसी रिपोर्ट भेज दी थी। उसने ये भी सुझाव दिया कि तबाही की ये कड़ी पर्दे के पीछे काम कर रही म्यूटेंट फोर्सेस से जुड़ी है। जैसे ही रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंची, पूरा मीटिंग रूम एकदम खामोश हो गया। ये खामोशी आखिरकार तब टूटी जब एक बुजुर्ग वेटरन बोलना शुरू हुआ। उसने साफ शब्दों में सूलान की थ्योरी पर सवाल उठाया, ये कहते हुए कि वो जल्दबाजी में बेतुके नतीजों पर पहुंच रही है। उसकी नजर में डार्क पावर्स हमेशा एक भयानक कीमत के साथ आती हैं। जितनी वो ताकतवर होती हैं, उतना ही मौत, पागलपन या मॉन्स्टर में बदल जाने का खतरा बढ़ता है। सबसे हल्के मामलों में भी इस्तेमाल करने वाले शायद ही किसी दुखद अंजाम से बच पाते हैं। एक किंग लेवल एक्सपर्ट का डार्क पावर इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन लगता था। उसने सूलान का मजाक तक उड़ाया, ये कहते हुए कि उसे जांच करने के बजाय कहानियां लिखनी चाहिए, क्योंकि उसकी थ्योरी में कोई असली सबूत नहीं है। सूलान को इतनी तीखी मुखालफत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पक्का सबूत न होने के बावजूद वो अपनी बात पर डटी रही। इस बहस ने मीटिंग में मौजूद कई लोगों को उसकी काबिलियत पर सवाल उठाने और उस पर खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का इल्जाम लगाने पर मजबूर कर दिया। एक आदमी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर सच में ऐसा कोई किंग लेवल वजूद मौजूद है तो वो खुशी खुशी खुद को गलत साबित होने का नतीजा भुगतने को तैयार है। बुजुर्ग एल्डर ने गला साफ किया और चिकने बालों वाले आदमी को शांत होने का इशारा किया। बहस थमने के बाद
काउंसिल ने चेंदू में और ज्यादा फौज भेजने का फैसला किया ताकि पूरी जांच हो सके। अगर हालात काबू से बाहर हो गए तो स्पेशल टास्क फोर्स पूरा ऑपरेशन संभाल लेगा। सूलान ने शैडो ऑर्गेनाइजेशन से मदद की भी पुरजोर मांग की। हालांकि उसकी गुजारिश उसके सीनियर्स ने रोक दी। निराश होकर उसने खुलेआम पूछा कि क्या उन्हें मौजूदा जांच टीम पर शक है। बुजुर्ग आदमी ने फौरन उसे भरोसा दिलाया और आखिरी फैसला होने तक सब्र रखने को कहा। लेकिन शहर पहले से ही अफरा तफरी में था। इंतजार करने से हालात और बिगड़ते। वर्तमान में वापस सूलैन अब भी चीवेई के साथ जानकारी का आदान प्रदान कर रही थी। तभी एक मातहत बेचैनी से अंदर दौड़ा आया एक जरूरी खबर के साथ। लुनबेई सिटी के हुआयांग डिवाइन टेम्पल सीक्रेट रेल्म पर एक डार्क फोर्स ने हमला किया था। अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन हालात बेहद अस्थिर थे। रिपोर्ट खत्म होते ही चीवेई का चेहरा पीला पड़ गया। ये हमला ठीक उसी जगह हुआ था जहां निंग फेंग ने अपने पहले एडवांसमेंट मिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। सुलान पूरा मामला जानती थी क्योंकि उसने खुद निंगफोंग की एप्लीकेशन मंजूर की थी, इससे पहले कि कैप्टन ने उसे बुलाया। उसके दिमाग में एक परेशान करने वाला ख्याल कौंधा। सब कुछ एक ध्यान से बनाई गई खेल की तरह अपने चरम पर पहुंचता लग रहा था।